मतलब राजनीति शास्त्र पाठ 3, नियोजित विकास की राजनीति। प्रश्न होगा कि नियोजित विकास से आप क्या समझते हैं, या नियोजित विकास क्या है? नहीं, तो नियोजित विकास किसी खास रास्ते पर चलकर, किसी निश्चित रास्ते पर चलकर निश्चित समय अवधि के अंदर लक्ष्य को पूरा करना, निश्चित समय अवधि के अंदर निश्चित रास्ते पर चलते हुए निश्चित लक्ष्य को पूरा करना नियोजित विकास कहलाता है। जैसे हम उदाहरण केवल आपका देता हूं, आप सब पढ़ाई शुरू किए हैं, कुछ बच्चे आए इसलिए चले गए क्योंकि उसने तो गांव में पढ़ा था, गुरुजी गैस लेते हैं, उठाते हैं, आज इतिहास का 2 प्रश्न लिखा दिए, कल पॉलिटिकल का 2 लिखाएंगे, रट के चलो ये सुना दी। सही बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं? जिला के 90% शिक्षण संस्थान आपके ही संस्थान के नोट से पढ़ाते हैं। इसमें भी कहिएगा ना तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। दूसरी बात, आपके ही कॉपी को फॉलो करके लिखा देते हैं। तो वही देखा देखे मेरे सामने बच्चे आते हैं, कहते कि सर 2-2 चैप्टर सब खींचिए। हम पहले बड़ी आसानी से बच्चों की बात को मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि पैसा दे देगा तो अपना वंश चलेगा, नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान अभी नहीं है। भारत भी आजाद हुआ तो भारत के सामने अनेक सारी समस्याएं थी। जैसे आप 12वीं के छात्र हो, आपके सामने कम से कम 5 गो विषय है। गलत कि सही? अगर 5 विषय पर हर दिन फोकस करें, सोमवार अगर हम पढ़ ले हिस्ट्री, मंगलवार पॉलिटिकल साइंस, बुधवार ज्योग्राफी, जो ना दिन हिस्ट्री का बारी आएगा, सर क्या पढ़ाए थे यादें नहीं। गलत कि सही? क्योंकि वो मेरा वे नहीं हुआ। तो नियोजित विकास, जैसे हमने शुरू कर टारगेट लिया कि पहले इतिहास शुरू करते हैं, इतिहास खत्म होगा, इतिहास से जुड़ा विषय पॉलिटिकल साइंस है, फिर पॉलिटिकल साइंस को फोकस करेंगे, क्योंकि बिना पॉलिटिकल साइंस पढ़े इतिहास समझ में, और पॉलिटिकल पढ़ लेते तो पुनः ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक आ जाएगा। सब विषय सबसे थोड़ा थोड़ा क्या है, जुड़ा हुआ है। तो एक शर्त लिया, मैं टारगेट है अक्टूबर लास्ट तक, थोड़ा किसी कारण से अब्सेंट हुए तो भाई 10-15 नवंबर 10 दिन बढ़ सकता है, लेकिन टारगेट हम लोग क्या लेके चले हैं, अक्टूबर लास्ट तक सिलेबस को, पाठ्यक्रम को क्या करना है, एंड करना है। नवंबर से रिवीजन करना है। रिवीजन में हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसके लॉन्ग एंड शॉर्ट प्रश्न पर डिबेट करेंगे, और क्लास में ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर फोकस करेंगे। रिवीजन के बाद हमने टारगेट दिया है, अपना प्लानिंग किया है कि जब दिसंबर आएगा तो 15 दिसंबर के बाद हम लोग टेस्ट सीरीज चलेंगे। गलत कि सही? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। अब कितनों पढ़ लो, ये जो जितने भी 400 वाले हैं, 2 और छूट गए हुए हैं, मैसेज किया सर मेरा छोड़ दिए, हमको 409 ही बोला था, इसलिए 409 लिख दिया। कोई बात नहीं है, 400 से नीचा नहीं होना चाहिए। 390 और 399 के बीच में 13 बच्चे और हैं, सबको हमने 400 प्लस में लेके चला था। कुछ लोग पिछड़ इसलिए गए, स्वीकार किया कि हम रास्ता भटक गए थे। भटका क्या, उसे लगा कि अपनी जो संस्थान है यहाँ का प्लानिंग ठीक नहीं है, तो जहां तहां मुंह मारना शुरू कर दिया। लास्ट में रिजल्ट खराब हुआ तो कहा कि सर हमने एक दिन कहा कि बुआ आज का क्वेश्चन तू सेट करके लाया, तो कहा कि अन्य कोचिंग वाला सर वही लाएगा, तू मेहनत नहीं किया ना तो कुछ नहीं करेगा। हमने तुमको आदेश दिया ना, किसी का चोरा के लाने के लिए हमने कहा। गलत कि सही?
हमने आपको आदेश दिया कि बुआ तुमको 10 क्वेश्चन सेट करके लाना है, कौन से उतार के लाएगा इसमें तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है, तब तो चोरी की। तब प्लानिंग, भारत सरकार, हमारा देश जब आजाद हुआ और हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जब हम पर शासन करना शुरू किया, तो आजादी से पहले से ही हमारे महापुरुषों के मन में, स्वतंत्रता सेनानियों के मन में, जिनके हाथ में शासन की बागडोर जाने वाली थी, उनके मन में एक बात उठ रहा था कि आखिर हमारा देश जब आजाद होगा तो अनेक सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर कैसे समाधान किया जाएगा, समस्याओं से कैसे लड़ा जाएगा। बात समझ गए? तो नियम है, इंसान देखा देखी कुछ कर पाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी खास रास्ते पर चलकर तरक्की को प्राप्त कर लेता है तो आप भी चाहते हैं कि हम उसी रास्ता पर चले, सफल हो जाएंगे। एक बात हमारा सुन लीजिए, अगर आपके घर में किसी नौकरी ना है, किसी को नौकरी नहीं है, 90% सही बोल रहा हूं, आपको नौकरी होने में बहुत परेशानी हो। गलती नहीं बोल रहा हूं। 20 वर्षों से अपने क्षेत्र के बच्चों को ज्ञान देने में मैं तत्पर रहता हूं, सेवा दे रहा हूं, तो मुझे पता है सैकड़ों बच्चे हैं जो सरकारी जॉब हमारे कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग जानते हैं। सैकड़ों मतलब लगभग 5-6 से लोग हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं जो सर्विस कर रहे हैं। तो पर दूसरी बात, हमने उसे मूल्यांकन किया, देखा है कि जिसके घर में नौकरी एको का नहीं था उससे होने में बड़ा परेशानी हुआ, लेकिन जिसके घर में ऑलरेडी चपरासियों के पद पर है ना, तो उसके पीछे वाला भी जल्दी नौकरी लग जाता है। वो क्यों? उससे पता होता है कि कितना घंटा किस टॉपिक पर कैसे फोकस करना है। नहीं, रास्ते पता होते हैं। और आप लोगों में बुराई क्या है मालूम है कि जहां से प्रश्न पूछेगा वो नहीं, वहां मेहनत कर देते जहां से कोई प्रश्न ही नहीं आता है। जीवन में सफल होना है, प्रतियोगिता परीक्षा में किसी नौकरी को लेना है तो विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। विद्वान बनिए ना, बाद में बनिएगा, लेक्चरर बनना है तो वैसे पढ़िए। प्रतियोगिता में सफल होना है तो उसी टॉपिक पर फोकस करना जहां ज्यादा प्रश्न आते हैं। जहां से एक आध आता है वहां पर दिमाग लगाने की जरूरत। हाँ, नौकरी ले लीजिए, घर को ही पुस्तकालय बना दीजिए, बात बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद आप लोगों का लाइफ वहीं शुरू होता है। तो उसी टॉपिक पर फोकस करना है जहां से अधिक प्रश्न आते हैं। क्योंकि नौकरी लेना है तो विद्वान नहीं बनना पड़ेगा, विद्वान बनना है तो नौकरी आपको ना मिलेगा, गारंटी है। तो किसी विद्वान को सरकारी नौकरी नहीं हुआ है, मैंने देखा है। तो वह कैसे किया जाए? तो भारत सरकार ने देखा, विश्व का एक देश है सोवियत संघ। कौन था? सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ विश्व का एक देश था और सबको पता है कि सोवियत संघ में 1917 ईस्वी तक जारशाही था। रूस में राजा को जार कहा जाता था। 19 नवंबर 1917 में लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में जार को उनके पद से हटाने के लिए एक क्रांति हुई थी, उसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से पता होगा सबको। और इस बोल्शेविक क्रांति के द्वारा रूस में जारशाही का क्या होता है? अंत हो जाता है। और रूस में जैसे ही जारशाही का अंत होता है तो रूस की सत्ता व्लादिमीर इवानोविच लेनिन के हाथ में आ जाता है। किस में हाथ में आता है? और सोवियत संघ की स्थापना लेनिन और स्टालिन के द्वारा किया गया था। और सोवियत संघ में समाजवादी राज्य की स्थापना या साम्यवादी राज्य की स्थापना लेनिन और स्टालिन के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन 1917 से 1924 तक लेनिन के हाथ में सोवियत रूस की बागडोर थी। और लेनिन ने 1921 में
सोवियत रूस के सर्वांगीण विकास के लिए एक नई नीति की शुरुआत किया था। 10 क्लास से पढ़े हुए नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत हुआ कि समस्याएं तो बहुत है, जारशाही ने तो केवल और केवल अपने डेवलपमेंट के लिए काम किया, जमींदारों के विकास के लिए काम किया, पूंजीपतियों के हित में काम किया। सामान्य जनता की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। सामान्य जनता का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो हमें फेज बाई फेज, हमारे गांव के लोग पढ़े लिखे भले ही ना हो, जब घर बनाना शुरू करते हैं तो पहले का फेज में लिंटर कस देते हैं, नीचे वाला लिंटर न्यू लेते हैं, लिंटर तक कस देते हैं, मालूम है। अब माटी भर देते हैं लिंटर कसने के बाद, एक आध साल बरसा। हालांकि उनकी प्लानिंग ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन बहुत अच्छा भी है कि कस दिए, माटी रख दिए, जितना धंसना होगा बरसा तक उतना धंस जाएगा। सेकेंड फेज में शुरू करेंगे तो खिड़की के ऊपर जो लिंटर होता है, सेकेंड लिंटर, वहां तक काम करते हैं, फिर 3 महीना रेस्ट ले लेते हैं, इकोनॉमिक पैसा वैसा भी जहां तहां से आ जाए, और तीसरा फेज में शुरू करते हैं तो पूरा छत तक करके ले आते हैं। गलत कि सही? और चौथा फेज में प्लास्टर पेंटिंग वाली बात होती है। गलत कि सही? देखिएगा, जो एक सब कुछ कर लेता है उसका बिल्डिंग बहुत जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में जो कंपार्टमेंट बन रहे हैं, 6 महीना में डन कर, 2 महीना में डन करके दे देता है। तो भाई ईटा को जोड़ दे, उसमें हवा बिहार लगने का, उसको सेट करने का मौका नहीं मिला। जैसे हमारी माँ, तुम्हारी माँ खाना पकाती है, तसला में भात बनाती है, तसला से पसाने के बाद तुरंत मैंने कहा थोड़ा समझने दो इसको, नहीं गलती बोल दिया मैंने, हाँ थोड़ा इसको समझने दो। हाँ, गांव देहात तो तू अमेरिका के थोड़ी ना आया है, तू सब अमेरिका के है, नेपाल के तो 20 साल पीछे है। वो तो कहता था कि सूद के उठे दो तो खाइए। हमारी माँ तो कहती समझने दो, तुम्हारी हम लोग भारतीयों की, बिहारियों की माँ, नेपाल वाला कहता है सूद के उठे तो खाइए। हम 20 साल पीछे है। खैर जो हो, अन्यथा ना लेंगे मेरे बात को। हमने कहा कि नई आर्थिक नीति अपनाई, लेकिन लेनिन ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा न हो सका, क्योंकि लेनिन 1924 में, लेनिन 1924 में क्या होती है, लेनिन के मरने के बाद लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। स्टालिन का शाब्दिक अर्थ था स्टील का आदमी। और 1924 से लेकर 1953 ईस्वी तक रूस की बागडोर, रूस का प्रधानमंत्री, सोवियत रूस का प्रधानमंत्री स्टालिन रहा। इतना सशक्त था कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था, स्टालिन के शासनकाल को सोवियत रूस में लौह आवरण नाम दे दिया था। और इसी स्टालिन के द्वारा, किसके द्वारा, सपना देखा था लेनिन, नहीं पूरा हो सका क्योंकि मर गए। तो स्टालिन के द्वारा सोवियत रूस के सर्वांगीण विकास के लिए 1927 में 5 वर्षों की, कितने वर्षों की, 5 वर्षों की एक योजना प्रारंभ की गई कि हम 5 वर्षों में, जैसे मेरा टारगेट है कि दिसंबर में हमने पाठ्यक्रम को शुरू किया, कि मेरा टारगेट था ना कि मार्च तक हमें इंड कर देना है। किसी कारण से 2 बार छुट्टी हो गया, हम भी कहीं बाहर चल गए, 2-4 दिन बढ़ गया, लेकिन हमने टारगेट को पूरा किया कि नहीं, मतलब 10 या 15 अप्रैल तक सिलेबस खत्म कर दिया था कि ना किया था, लगभग हो गया था। भाई हो गया हिस्ट्री का, तब ना पॉलिटिकल में हम लोग तीसरा में प्रवेश किए। गलत सही? उम्मीद है 10 तक हम पूरा कर लिए थे। मैंने मार्च तक लिया था, यही कहा कि 5 वर्षों का प्लान बनाएंगे और 5 वर्ष में तय करेंगे किन किन क्षेत्र पर फोकस करके हमें उसका विकास करना है। तो स्टालिन ने 1927 में सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 5 वर्षों का एक योजना बनाया था, प्लान किया था, उसी को हम कहते हैं पंचवर्षीय। तो पंचवर्षीय योजना को बनाने वाला विश्व का पहला देश, रूस नहीं कहेंगे, यूएसएसआर, यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस के नाम से
जानते हैं, इसने बनाया। इसने जैसे ही शुरू किया तो दिखते ही दिखते सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी मजबूत हो गई कि विश्व के सभी देशों को इस पॉलिसी को अपनाने के लिए क्या होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। इसी सोवियत संघ के देखा देखी हमारे भारत सरकार ने भी हुआ कि हम भी आजाद होंगे तो हम भी अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था को ठीक करने के कुछ इस रास्ता पर क्या करेंगे, चलेंगे। तो भारत में नियोजन की बात करते हैं तो भारत में नियोजन का विचार सबसे पहले 1932 में दिया था इस व्यक्ति ने। हाँ, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया यहां नहीं लिखा हुआ है, नहीं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, हैदराबाद रियासत के दीवान महान इकोनॉमिस्ट नाम था एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम था? विश्वेश्वरैया हैदराबाद के दीवान थे। इन्होंने कहा कि यदि देश का डेवलपमेंट करना है, देश का विकास करना है तो आपको अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिख दिया था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या बोले हैं? दिया था तो हम अंग्रेजों नहीं, अपना इंडिया की लेके चल रहा हूं, दिया था उन्होंने। कैसा करना पड़ेगा आपको, करना है तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में ऐसा बात कहा। इन्हीं के बात को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और दूसरी बात जान लो, 1939 में भी कांग्रेस का जब चुनाव हुआ अध्यक्ष का तो सुभाष चंद्र बोस ही जीते। और सुभाष चंद्र बोस के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना प्रतिनिधि खड़ा किया था जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। चुनाव में हार गए, गांधी जी को लगा कि नहीं, हमारा दम नहीं है, दबदबा नहीं है। गांधी के मनोदशा को देखते हुए, अरे हमने कहा ना कि गांधी जी बहुत लोग की भावना को दबाए हुए हैं, तो गलत नहीं बोल रहा हूं। जनता ने चुना सुभाष चंद्र बोस को, मतलब कहीं ना कहीं गांधी से ऊपर थे ये। कई बार आप आंदोलन शुरू कर देते हैं, खाने के लिए बैठा लेते हैं, जैसे पहले थलिया में छिल के चल जाते हैं, ये कोनो बात हुआ। कहते हैं कि राष्ट्रपिता बन गए, राष्ट्रपिता। हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर और गांधी जी में कई बार समानता मिलती है। गांधी अपन नाम गिनाने के लिए हर वह काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए। सचिन जब 90 रन बन जाता है ना, उसको लगता है अपने लिए खेल रहे, देश के लिए नहीं खेला कभी उसने। मैं क्रिकेट का प्रेमी नहीं हूं, लेकिन मैं देखा हूं कि शतक में ना पुट जाकर कहीं धनाधन मारना हो तो आउट हो जाएंगे। हम देखे नहीं है, लेकिन हमने उसका मूल्यांकन किया है। भले वो क्रिकेट के भगवान है, उनके प्रति हमारी मतलब कमेंट ठीक नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता उसको कौन ठुकरा सकता है। तो बात हमारी समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने एक योजना का गठन किया। उस योजना का नाम था राष्ट्रीय नियोजन कमेटी। क्या नाम था? राष्ट्रीय नियोजन कमेटी। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? नेहरू जी को। कहा कि नेहरू जी को अध्यक्ष बना दिए कि आप बताइए हमको कि अगर हमारा देश आजाद होगा तो किस तरह से हम लोग काम करेंगे कि हमको किसी प्रकार की परेशानी। लेकिन हमको लगता है इतिहास पढ़ाया हूं तो इतना तो पता है कि 1938 में राष्ट्रीय नियोजन कमेटी आई, लेकिन खुशी खड़ी हो। 1 सितंबर 1940 में घटना घट गया। 1 सितंबर 1939 को लड़कियों से प्रश्न है कि लड़का हाथ नहीं उठाएंगे। कोई लड़की बताएगी
1 सितंबर 1939 को एक घटना घट गया विश्व में, जिस कारण राष्ट्रीय नियोजन कमेटी गठन तो हुआ, लेकिन काम बढ़िया से न हो सका। क्या बता सकते हैं? हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। बस नाम सम्मान रख लिया लड़कियों का, चलो कोई बात नहीं। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन कमेटी बनाई, काम करना शुरू किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो भारतीयों के ध्यान को भटकाने के लिए तरह तरह लुभावना योजना पेश करना शुरू कर दिया। नेहरू भी तो शुरू में कहिए थे कि ये तो हेल्प के बारे, वो गांधी डू और डाई का नारा न देते ये तो करिए देता ही सपोर्ट। गलत सही। तो कमेटी ने रिपोर्ट गठन तो हुआ लेकिन काम नहीं किया। लेकिन जैसे तैसे 1948 में अपना रिपोर्ट दिया, लेकिन अब रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रह गया था। 1944 में एक और बात आई थी। 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपति, कितने? बॉम्बे के 8 उद्योगपति सरकार को अपना तरफ से एक प्लानिंग बनाया। इसके JRD टाटा अध्यक्ष थे। इसके JRD टाटा, जमशेदजी भाई टाटा अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तो बड़ी खराब है, जर्जर हो चुकी है। यदि अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो हम उद्योगपति के द्वारा जो प्लान दिया है बना के, वो प्लान को फॉलो कीजिए। गारंटी है कि 10 वर्षों में हम लोग देश की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जाएंगे। तो 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने देश के चहुमुखी विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए 10 वर्षों का एक योजना पेश किया था और कहा कि इसकी जिम्मेवारी आप पूंजीपतियों को दे दीजिए। हम लोग कर कारखाना लगाएंगे, मैक्सिमम लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार होगा, आय की प्राप्ति होगी, आय की प्राप्ति होगी, उसका उपभोग का स्तर बढ़ेगा, उपभोग का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। बात तो बुझा रहा है? हम पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल, लेकिन जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स पर। नहीं पढ़ाएंगे तो समझ में ना आएगा। इसने कहा कि हम उद्योग लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे तो क्या होगा? रोजगार देंगे, रोजगार होगा तो क्या होगा? उसको हम आय प्राप्ति होगी, आय प्राप्ति होगी तो वस्तु का डिमांड करेगा, वस्तु का डिमांड करेगा तो वस्तु का क्या होगा? उत्पादन होगा। इस व्यक्ति का जीवन स्तर भी सुधरेगा, देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? प्लान तो दिया बढ़िया, लेकिन सारा दिमाग तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसा हुआ था, जकड़ा हुआ था, इसलिए कुछ हो नहीं सका। अंत में ऐसे खींचातानी करते करते और भी योजनाएं, तो कुछ भूगोल के लिए भी रहने दिया जाए, नहीं तो गड़बड़ाएगा ना। कई योजना और है, बीच में मैं ब्रेक ले रहा हूं, भूगोल आएगा, जो मूल विषय वहां चर्चा करेंगे। यहाँ राजनीति की तरफ से ले चलना है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 2 सितंबर 1946 को एक घटना घटी थी। हम लड़कों साथ उठवाएंगे कि 2 सितंबर 1946 को कौन सी घटना घटी थी। एक किस समय आया तू? 2 सितंबर 1946 को कौन घटना घटी? बाप रे, इतना हम पूर्वक सबको पढ़ाते हैं, पता ही नहीं चला हमें। अरे अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। हमको पंजाब सरकार से क्या मतलब है? 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। फिर बातें पर छोड़िए, अंतरिम सरकार का गठन हुआ और अंतरिम सरकार के गठन के बाद हमारा संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो कि डेवलपमेंट का रास्ता अपनाओ। तो नेहरू के नेतृत्व में 15 मार्च 1950 को एक संस्था का गठन किया गया। उस संस्था का नाम था योजना आयोग। किसके नेतृत्व में? तो भारतीय नियोजन के शिल्पकार कौन? और योजना आयोग का गठन कब किया गया? अब मन में एक प्रश्न है, देखो इकोनॉमी से भी पूछता है 2 नंबर में, पॉलिटिकल में भी और ज्योग्राफी में, गारंटी है तीनों में कुछ भी करता है। कम से कम 2 विषय में हर साल टकराता है। प्रश्न क्या है? तो योजना आयोग क्या है? योजना आयोग क्या है? गलत कैसे?
योजना आयोग क्या है? योजना आयोग से आप क्या समझते हैं? तो पहली बार योजना आयोग एक गैर संवैधानिक कौमा सलाहकारी कौमा संसदीय संस्था है। योजना आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक, मतलब इसका उल्लेख बता रहा हूं, संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो संस्था बना 15 मार्च को। जब नाम लिखा गया तो कहां से होगा? सीधी हिसाब से होगा नहीं था। गैर संवैधानिक मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। सलाहकारी मतलब सरकार को सलाह देने वाली। संसदीय मतलब संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा, संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा। और तू बुआ कर रहा हूं, संसद कहते किसे? बेइज्जती करा रहा हूं रे मूर्ख, धरती के बोझ। हम सब सुनाई देता, कहता देखे मैं बेइज्जती कराता हूं। हम पूछ रहे तो बेइज्जती करा रहे हैं। हम पढ़ाएंगे तो पूछेंगे नहीं। भाषा का अंग्रेजी वाला सब ठीक ठाक पोजीशन करता है, पढ़ चाहे ना पढ़, आओ बोर्ड पर उतार के चल बैठ जाए। हाँ नहीं पढ़ता है। बहुत बच्चे जानते हैं संसद एक संस्था है जिसके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। हम अभी तक पॉलिटिकल में अभी तक 50 शब्द को बता दिए होंगे, लेकिन फिर भी भूलते हैं। हाँ, गैर संवैधानिक सलाहकारी और संसदीय संस्था है। और इसका गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? पदेन। पदेन का मतलब क्या? तो जो प्रधानमंत्री के पद पर होगा। पदेन का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर होगा वही व्यक्ति योजना आयोग का क्या होगा? कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। योजना आयोग में कुल 8 सदस्य था, 7+1। कितने थे सदस्य थे? 8। 7 को सदस्य और 1 अध्यक्ष। बात समझ गए? इसमें 3 पूर्णकालिक, 3 अल्पकालिक और 1 अध्यक्ष। और अध्यक्ष के पद पर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री अपने विवेक से किसी एक अन्य व्यक्ति को उपाध्यक्ष बना देते हैं। तो योजना आयोग का गठन यदि 1950 में किया गया तो एक स्वर में उत्तर जानना चाहूंगा कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन रहे होंगे? पंडित जवाहरलाल। और योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होगी? इंदिरा गांधी। बहुत अच्छा। पर आपको बता दें योजना आयोग तो बन गया। इस योजना आयोग ने देश के विकास के लिए 5-5 वर्षों का प्लान बनाया। उसे कहा गया पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्ष योजना 1951 में प्रारंभ हुई। योजना आयोग ने देश के विकास के लिए 5-5 वर्षों का एक प्लान शुरू किया कि हम 5 वर्षों में, जैसे शुरू में इंसान की पहली मूलभूत आवश्यकता है भोजन। अब भोजन कारखाना में थोड़ी ना बनता है, भोजन का उत्पादन तो खेत में होता है। चावल दाल आएगा तब ना घर में बनेगा। तो पहली पंचवर्ष योजना 1951 में शुरू हुई, फोकस किया खेती बाड़ी पर। सेकेंड 56 में शुरू हुआ, फोकस किया कल कारखाना लगाओ। तो अलग अलग बातें हुई। पहले यहाँ चर्चा करते हैं पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं। तो योजना आयोग के द्वारा देश के विकास के लिए 5-5 वर्षों का जो प्लान बनाया गया उसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना। अब भाई हो सकता है कि योजना आयोग में सरकार का आदमी है, सरकार के भावनाओं को समझते हुए कोई ऐसा को प्लान बना देगा जो देश के विकास के लिए ठीक ठाक नहीं है। गलत सही। तो योजना आयोग ने जो योजना बनाया उसके मूल्यांकन के लिए 6 अगस्त 1952 में एक और संस्था बना जिसका नाम है NDC, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को इसलिए बनाया गया
कि योजना आयोग ने देश के विकास के लिए जो योजना बनाया है उसका जांच पड़ताल कर सके तो योजना सही है। और योजना आयोग तो पूर्णतः केंद्रीय योजना है, केंद्र सरकार के पदाधिकारी बनाता है, तो राज्य सरकार के भलाई के लिए में कुछ काम है कि नहीं। तो जांच करने के साथ साथ राज्यों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भी राष्ट्रीय विकास, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य को लिखिए। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में कई बार पूछ ले कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद भी गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। इसका काम क्या है? योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजना का मूल्यांकन करना और भारतीय नियोजन में राज्यों के सहभागिता को क्या करना, बढ़ावा देना। अभी तक योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजना बनाया है। कितना? 12 पंचवर्षीय योजना बनाया है और पूरा भी हो गया है। और आपको पता है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी 2 जून 2014 को पहली बार पीएम बने थे। नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम 2 जून की 14 जून आए, हम 14 ही होगा कहीं जो हो, लेकिन जून 2014, हम डेट थोड़ा कंफ्यूज है इसलिए जून कर दिया हूं। जून 2014 में पीएम बने और पहली बार लाल किला के प्राचीर पर इन्होंने 15 अगस्त 2014 को राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। गलत सही? तो जब पहले यहीं पर इन्होंने घोषणा कर दिया क्या, योजना आयोग को समाप्त करने की, माने घोषणा, योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा किया कब? 2014 को। लेकिन 1 जनवरी 2015 ईस्वी घोषणा यहां हुआ था, खत्म हुआ नहीं था। घोषणा कर दे लाल किला से बोलने के क्रम में कि अब योजना आयोग क्या रहेगा, नहीं रहेगा। अब योजना आयोग की जगह पर एक नया आयोग बनेगा, एक नया संस्था बनेगा जो देश के विकास के लिए अलग से नीति का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और योजना आयोग को खत्म करके एक नया आयोग बना जिसका नाम दिया गया नीति आयोग, NITI, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तनकारी संस्थान। और ये क्या है, थिंक टैंक है। कैसा संस्था है, विचार देती है। यह भी संसदीय संस्था है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में लेकिन नहीं है, इसका भी उल्लेख संविधान में क्या है, नहीं है। यह थिंक टैंक है, यह सलाहकारी है, तो ये बदल दिया, थिंक सलाह मतलब सलाह होता है। और इसका भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। और इसका गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2000। और इस समय भारत के पीएम कौन थे, नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन, लेकिन इसे बात था कि यहाँ केवल केंद्रीय मंत्री मेंबर में था, यहाँ कैबिनेट मंत्री सभी इसका मेंबर होता है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री मेंबर होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के
प्रशासक या उप प्रशासक या उप राज्यपाल भी इसके मेंबर होते हैं। इस नीति आयोग के द्वारा देश के विकास के लिए 13वीं पंचवर्षीय योजना का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। 12 तो पूरा कर लिया, अभी 13वीं बनाया है। इसलिए मैंने यहां आप लोग बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला था कि 12 को कौन बनाया और 13वां कौन बनाया। नीति आयोग के जो एक अध्यक्ष थे, पीएम थे नरेंद्र मोदी, लेकिन एक उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष का नाम था अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। यहां पर आए थे मोदी जी के कहने पर, आइए हमको देश के विकास के कुछ काम कीजिए। इन्होंने ली इंडिया का ही था, छुट्टी लेकर आया था। कार्यकाल पूरा हुआ, कहा कि नहीं अब वहां भी जाना होगा, बच्चे वहां भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो अब डॉक्टर राजीव कुमार बन गया है। अभी कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार है। तो पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, दूसरा का कौन है? और इसके जो सीईओ है, सीईओ मतलब मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी, उनका नाम है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ। गलती किसे? तो ये था योजना आयोग। 12 कैसे बोल रहा? नहीं वो है, हाँ वो है। तो योजना आयोग, और यही नियोजन क्यों बनाया? तो देश की चहुमुखी विकास को प्राप्त करने के लिए। इसमें पहली पंचवर्षीय योजना हम पहले कर दिया, 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना जो 31 मार्च 56 कहिएगा सर, 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 31 मार्च को खत्म क्यों हुआ? तो भारत का वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल, जो 31 मार्च को क्या होता है? समाप्त होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष है, इसलिए ऐसा हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जोर कृषि पर दिया गया, उसके बाद सिंचाई और इसमें वो सब बात नहीं थी, थोड़ा छोटा बात थी, शरणार्थी भी थी, लेकिन मेन था कृषि, सिंचाई और बिजली। फिर राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, सब में है। मेन था कृषि। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 को शुरू हुआ, 1961 तक समय था, इसमें भारी उद्योग को बढ़ावा देने की बात की गई थी और राष्ट्रीय आय में 25% की बढ़ोतरी की बात की गई थी। पूरा किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कई बड़े बड़े कल कारखाना खुले। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुआ, जिसका समय था 1966 तक, लेकिन आपको बढ़ा दिया हूं या नहीं बढ़ाया तो आप जानते भी हैं कि 1962 में चीन ने, अक्टूबर 1962 में चीन ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया। 1963-64 में मानसून फेल हो गया, जिससे कृषि बर्बाद हो गया, और 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया। तो सरकार ने जो पैसा, जो संसाधन देश के विकास के लिए रखा था, वह सारा पैसा खर्चा हो गया लड़ाई में, अस्त्र शस्त्र खरीदने में। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई, जो लक्ष्य में चला था। देखो, हमने कहा शुरू में ही, सफलता और असफलता में एक वर्ड का अंतर है, एक वर्ण का अंतर है। सफल होने के लिए जो आपने प्रयास किया, वह प्रयास जायज नहीं था, इसलिए आप असफल हो गए। आज जो इंसान असफल होता है, अगर मूल्यांकन करे तो गारंटी अगली बार अच्छा अंक से पास करेगा। लेकिन असफल होने को दिमाग ही नहीं लगाता, क्या हो गए तो हो गए, नहीं। हमारा बेईमान मास्टर मिल गया, इसको पीछे करने वाला अपनी कमी नहीं देखेगा। और मैं आज तक देखा हूं, ठीक है कि गड़बड़ नंबर मिलता है, 1% गड़बड़ आता है। हमने 99% देखा है, जिसका क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका वहां भी रिजल्ट अच्छा रहता है। 1 धोखा से, भाग्य के दोष से गड़बड़ाता है। तो आज तक मैं गड़बड़ नहीं, मेरे कोचिंग में तो ऐसा नहीं हुआ है।
कि जिसका पोजीशन खराब हो है, हाँ 10%, 10%, 90% कर्म, क्योंकि अच्छा कर्म करेंगे तो भाग्य हमारा अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। हाजिरी बनाने से पहले कथा कहता हूँ छोटी सी, भाग्य और कर्म की बात बता दूं कि दो भाई था। कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, कर्म से भाग्य को, जैसे हिटलर के हाथ में भाग्य का रेखा नहीं था, चीर लिया अपने यहां से यहां तक। पंडित जी देखो, पंडित जी टेंशन में आ गए, कहा कि तुरा सबर का भाग्यशाली को दुनिया में होगा ही नहीं, कि जो अपने भाग्य का रेखा खुद बना लिया। हाँ बना लिया, सिपाही था शासक बन गया, जर्मनी का चांसलर बन गया। गलती की सही नहीं, सुतला में सपना देखला पर कुछ ना होई छे, स्वर्ग में जायला मरे के होई छे। जिंदा कभी स्वर्ग में जाता है, अब सब चीर लेगा तो थोड़ी ना बन जाएगा ये। दो भाई पंडित जी के घर में जन्म लिए, दो बेटा। पंडित जी विद्वान थे, पतरा देखे, पंडित जी के दो बेटा हुआ, पतरा देखे कि जो छोटका बेटा है राजा बनेगा एक दिन, कोई बात नहीं है, अपर का बेटा जो है अकाल मृत्यु इसकी होगी। हमने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म अच्छा करोगे सफलता अच्छा मिलेगी, ना करोगे कुछ नहीं मिलेगी। दोनों बेटा पढ़ लिख के बड़ा हुआ, लिखा था कि जो बड़का बेटा है वो 16 साल के बाद जब पूर्ण जाएगा तो मर जाएगा। देखा कि बाप मतारे के सामने जवान होकर मरने तो बड़ा तकलीफ होगा, वो अपना झोड़िया बिस्तर बाना घर छोड़ के निकल गया। जंगल में भगवान का नाम लेंगे, मर जाएंगे तब बाप मतारी देखेगा नहीं, निकलेंगे तभी ना दुख होगा, ओकरा सामने मरेंगे तकलीफ नहीं होगा। लगा पूजा पाठ करने, ईश्वर की आराधना करने, और छोटका अपना भाग्य पढ़ लिया तो कहता रोजे लिखल है, लगा दारू शराब जुआ उआ खेलने, चोरी डकैती करने लगा। 16 साल पूरी गए, लेकिन जो बड़का बेटा मरा नहीं, क्योंकि ईश्वर के भक्ति में लगा रहा। सोचा कि नहीं मर चलते हैं, कहीं हो सकता है कि लास्ट में मरेंगे तब बाबूजी का रात रात पर दर्शन कर लेंगे, मातारी मम्मी पापा का अंतिम दर्शन करके फिर यहीं आ जाएंगे, मर जाएंगे तो ये रहेगा ना मम्मी पापा को देख लिए एक बार। अपने गांव में जा रहा था, संतों का प्रवचन हो रहा था, गया कि कथा सुन लेते हैं। घुसा, पहले शमयाना लगता था, शमयाना में खुट्टा टोकाटा था, चोट लगा, अंगूठे कर फट गया। उधर से शराब उराब पी के आया, वहां आया जिसको थप्पड़ मार दिया। आज तो बहुत चोरी में हाथ लगा है, आज तो बहुत लंबा दिन खाएंगे पिएंगे। तो सुन गई तो हमारे भाई की आवाज लग रहा। कथा सुना, पैर को बांधकर पंडित जी से पूछा कि हम तो पूरा धर्मे किए, फिर कष्ट क्यों? और मेरा ही भाई है जो अभी सुने हैं बनना था राजा, लेकिन चोरी डकैती कर रहा है। तो पंडित जी ने कहा कि आज तो तुमको मरना लिखा हुआ था, क्योंकि तुम इतना अच्छा कर्म किया कि अंगूठा फट कर तुम्हारा सारा पाप अधर्म खून के रूप में क्या हो गया, निकल गया, तुम्हारा आयु क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और तुम्हारा भाई देखना वह उस पर चला गया, कल उसकी मृत्यु होना तय है। राजा का आदमी ने पकड़ लिया, फांसी दे दिया उसे। तो कर्म अच्छा करके अपने भाग्य को बदला, और भाग्य अच्छा भी है तो कर्म बुरा करके भाग्य को खराब किया जा सकता है।